नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्नों को करते हुए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चला हुआ है हमारा। तो प्रश्न नंबर 17 से कर लेते हैं शुरुआत। क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी व्याकरण से संबंधित या फिर काव्य शास्त्र से संबंधित संपूर्ण हिंदी से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारी इस चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो। और बाद में ये भी आपको बताना है हमारे प्रश्न कैसे लगे, और जो है अगर पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 से। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया है देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिया गया कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग जो है प्रकाशित हुए। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग रहे, तो ये आपको बताना है। एक ही भाग रहा, 2 भाग, 3 भाग या 4। तो सही आंसर है हमारा 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग थे। वे 4 भाग कौन कौन से थे, किन किन खंडों में प्रकाशित कराया गया, कब इनका प्रकाशन वर्ष रहा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर इनको क्रम के अनुसार लगाइए। इनकी आत्मकथा के जितने ये 4 खंड दिए गए हैं इनको क्रमानुसार लगाइए। इस प्रकार यूजीसी नेट से में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला खंड रहा क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। फिर है दूसरा खंड नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1977। 10 द्वार से सोपान तक 1985। इस प्रकार आपको क्रम के अनुसार इनके नाम याद रखने हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग या 4 खंडों में प्रकाशित कराया गया। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुनझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुम अंचल की या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा जो है ये मैत्री पुष्पा जी की प्रसिद्ध आत्मकथा रही है, ध्यान रखना है। मैत्री पुष्पा जी द्वारा रचित ये आत्मकथा 2002 में प्रकाशित हुई। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा, ध्यान रखना है भाई। और शीला झुंझुनवाला ने जो आत्मकथा लिखी उसका नाम है कुछ कही कुछ अनकही। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफी बार पूछी गई है। D++ के एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो ध्यान रखना है। D++ टीजीटी के एग्जाम में भी पूछी गई थी ये, तो ध्यान रखना है। शीला झुंझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही। कुसुम अंचल जी द्वारा कृत आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, 1996 में प्रकाशित हुई। गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी कही, 1995। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, राहुल सांस्कृत्यायन की या इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा नामक जो आत्मकथा संबंधी रचना है वो है राहुल सांस्कृत्यायन की, ध्यान रखना है। वैसे तो इन्होंने हिंदी साहित्य में काफी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत संबंधी इन्होंने जो है रचनाएं लिखी है, लेकिन मेरी जीवन यात्रा नामक इनके द्वारा आत्मकथा भी लिखी गई है, ध्यान रखना है। मेरी जीवन यात्रा 1946 में प्रकाशित हुई राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। इनको इन्होंने जो है 5 भागों में प्रस्तुत किया है। कितने खंडों में, 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुड़ मुड़ के देखता हूँ नामक यह राजेंद्र यादव की किस प्रकार की रचना है। अर्थात यहाँ पर रचना की विधा पूछी गई है, किस विधा की रचना है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ
एक उपन्यास विधा की रचना है, कहानी है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा आत्मकथा। राजेंद्र यादव की ये आत्मकथा संबंधी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा रचना है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा निबंध, आत्मकथा आदि विधाओं में रचना की है राजेंद्र यादव जी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक अज्ञे जी है, निराला है, पंत है, दिनकर है। तो आप सभी को पता है नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे हैं? अज्ञे जी। हिंदी साहित्य में नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे माने जाते हैं। उन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन करके इस आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्ति की नींव रखी है। तो इन्होंने जो है 4 सप्तकों का संपादन किया है। तार सप्तक का जो है इन्होंने 1943 में संपादन किया। उसके बाद जो है दूसरे सप्तक का जो है 1959, तीसरा सप्तक लेकर के आई ये 1900 सॉरी भाई दूसरा सप्तक लेकर के आई है 1953 में, और तीसरा सप्तक का संपादन इन्होंने 1959 में। तो ध्यान रखना है। और चौथा सप्तक लेकर के आई है 1979 में। तो ध्यान रखना है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, 53 नहीं 51, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। इस प्रकार से अज्ञे जी ने 4 सप्तकों का संपादन किया। इनको जो है किस सन में ये सब संपादित किए गए चारों सप्तक, तो इनको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में इनका संपादन वर्ष पूछा जाता है। तो तार सप्तक 1943, उसके बाद दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक जो है 1979। इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना? रुद्रट जी ने जो है वक्रोक्ति को क्या माना है? शब्दालंकार। और वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानने वाले विद्वान इनमें कौन है? दंडी है, वामन है, क्षेमेंद्र है या आनंदवर्धन? तो सही आंसर है हमारा दंडी। आचार्य दंडी ने जो है वक्रोक्ति को क्या माना है? अर्थालंकार। तो वक्रोक्ति को रुद्रट शब्दालंकार मानते हैं, लेकिन दंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23। नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, त्रिपुरारी शर्मा या फिर मृणाल पांडे या कुसुम कुमार? तो सही आंसर हो जाएगा मीराकांत। नेपथ्य राग जो नाटक है वो मीराकांत का है। मीराकांत के जो और अन्य नाटक है, कंधे पर बैठा सांप, नेपथ्य राग 2004, अंत हाजिर हो और मृणाल पांडे जी के नाटक है जो राम रुचि राखा 1981। उसके बाद मौजूदा हालात को देखते हुए, ये भी इनके द्वारा रचित नाटक है मृणाल पांडे का। तो मौजूदा हालात को देखते हुए, उसके अलावा आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983 में प्रकाशित हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुसुम कुमार के नाटक है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति। इसके अलावा सुनो शेफाली इम्पोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है। और दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी, मन चिबह, लश्कर चौक, ये सभी के सभी जो है कुसुम कुमार के नाटक हैं। तो इसमें ओम सुनो शेफाली, इसके अलावा दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बार बार पूछे जाते रहे हैं। और अन्य के भी नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्या पता कौन सा नाटक परीक्षा में पूछ लिया जाए, कौन सी रचना परीक्षाओं में पूछ ली जाए। इसलिए तथ्यों के जवाब बार बार रिवीजन करोगे तो ही वे याद रह पाएंगे। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है?
एक बूंद सहसा उछली, आत्म ने पद, बावरा अहेरी, जयदोल। तो अज्ञे जी की इनमें से यात्रा पर आधारित जो रचना है वो है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली नामक जो है अज्ञे की यात्रा साहित्य संबंधी है। अरे यायावार याद रहेगा 1993, ये भी एक यात्रा साहित्य संबंधी रचना है। एक बूंद सहसा उछली, ये भी यात्रा साहित्य संबंधी रचना है। आत्म ने पद उसका उनकी आलोचना संबंधी रचना है। इसके अलावा बावरा अहेरी इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा जयदोल 1951 कहानी संग्रह है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया? चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने, मोहन राकेश ने, राजेंद्र यादव ने या कमलेश्वर ने? तो सारिका पत्रिका का जो संपादन है इनमें से जो है राजेंद्र यादव द्वारा किया गया। ध्यान रखना, सॉरी भाई, नहीं किया है पूछा हुआ है, राजेंद्र यादव द्वारा नहीं किया गया। तो ये आपको ये प्रश्न में बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। पूछा क्या गया है कि है पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। तो सारिका पत्रिका का जो संपादन है इसमें से किसने नहीं किया? राजेंद्र यादव ने नहीं किया। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी किया था सारिका पत्रिका का संपादन। मोहन राकेश जी भी प्रमुख रहे थे और कमलेश्वर जी भी। इन तीनों ने जो है सारिका पत्रिका का संपादन में अपना योगदान दिया था, लेकिन राजेंद्र यादव ने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। सारिका पत्रिका जिसका प्रकाशन दिल्ली मुंबई से होता था, उसके संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, कमलेश्वर शामिल थे। और कहाँ से होता था? दिल्ली मुंबई से होता था, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जबकि राजेंद्र यादव ने किस पत्रिका का संपादन किया था? दिल्ली मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने हंस नामक पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किया था, तो ध्यान रखना है। पहले जो है प्रारंभ में हंस पत्रिका का जो संपादन था वो प्रेमचंद जी द्वारा बनारस से किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 26। वचन में जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, तो वह काव्य होता है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। वचन में जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना है शुक्ल जी का कथन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। सुमेलित कीजिए। उपन्यास एक तरफ है उपन्यासकार, मुर्दों का टीला क्या निर्मल वर्मा का उपन्यास है या फिर किसका उपन्यास है? ये हमें कूट के माध्यम से पता करना है। तो मुर्दों का टीला राघे राघव जी का काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। महाभोज जो है मनु भंडारी जी का है। लालटेन की छत जो है निर्मल वर्मा जी का है। डूबते डूबते सॉरी भाई डूबते मस्तूल जो है नरेश मेहता जी का है। तो इस प्रकार हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो बिल्कुल सही है। तो एक बार इनको फिर रिवाइज कर लेते हैं। उपन्यास है एक तरफ है उपन्यासकार। मुर्दों का टीला राघे राघव जी का उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता जी का उपन्यास है। महाभोज जो है मनु भंडारी जी का उपन्यास है। लालटेन की छत निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। इन उपन्यासों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 में क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से में सम्मिलित नहीं है? अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित इनमें से कौन आचार्य नहीं है? विश्वनाथ, दंडी, भामा या उद्दट? तो अलंकार संबंधी आचार्य कौन नहीं है इनमें? तो ध्यान रखना है विश्वनाथ जो है वो रस संबंधी आचार्य रहे हैं, ना कि अलंकार संबंधी। तो दंडी, भामा और उद्दट तीनों के तीनों अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है, यह रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य है। जबकि दंडी, भामा, उद्दट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 29। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे या केदारनाथ सिंह? तो ध्यान रखना है केदारनाथ सिंह तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते। केदारनाथ सिंह जो है किस सप्तक के कवि है? तो ध्यान रखना है ये तीसरे सप्तक के कवि है। इसके अलावा तार सप्तक का संपादन 1943
में अक्के जी द्वारा किया गया दूसरा सप्तक आया हमारा 1951 में, तीसरा सप्तक आया हमारा 1959 में और चौथा सप्तक आया हमारा 1979 में। तो इस प्रकार चारों सप्तकों का संपादन जो है ध्यान रखना है किस वर्ष हुआ। तार सप्तक में संकलित कवि कौन कौन रहे, जैसे कि गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन। तो इनको जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो ये याद रह जाएंगे। कई बार जो है अगर हम ट्रिक भी बनाकर याद रखते हैं तो काफी समय लग जाता है परीक्षा में। पहले उस ट्रिक को ध्यान करो, फिर एक तरफ लिखो उसको। इस तरह नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए चलना है ताकि हम समझ के साथ तथ्यों को कर पाए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो ट्रिक के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी शब्द, तो उनको हम जो है साथ साथ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन तार सप्तक के कवियों को जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप ही ये पता चल जाएगा ये किस सप्तक के अंतर्गत आने वाला कवि है। तो केदारनाथ सिंह तार सप्तक के कवि न होकर तृतीय सप्तक के कवि हैं, जो कि 1959 में संपादित किया गया है अज्ञे जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है, सर्ग कहा गया है, कांड कहा गया है या फिर अंक कहा गया है? तो ध्यान रखना है खंड कहा गया है पद्मावत के अनुच्छेदों को। पद्मावत जयश्री जी की रचना है। पद्मावत हिंदी का महाकाव्य है और इसकी कथा का पूर्वार्ध लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इसकी जो पद्मावत की जो कथा है, इसका पूर्व भाग, कथा का पहले का जो भाग है, पूर्व भाग, वो काल्पनिक माना गया है। उत्तरार्ध भाग जो है ऐतिहासिक बताया गया है। तो ध्यान रखना है, नायक राजकुल से संबंधित है इस रचना के। पद्मावत की पूरी कथा 52 सर्गों में है और इसे खंड भी कहा जाता है, खंड कहा गया है, खंडों में विभक्त किया गया है। तो 52 सर्गों जिन्हें खंडों में विभक्त किया गया है, खंड कहा गया है। सर्गों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नालन जयश्री की कुछ, सॉरी भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जयश्री जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। एक रचना है इनकी चित्र रेखा। अगर पूछ लिया जाए आपसे चित्र लेखा, तो ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है ये भगवती चरण वर्मा जी की है। भगवती चरण वर्मा का क्या है? उपन्यास है। लेकिन चित्र रेखा पूछा जाए तो जयश्री जी की रचना है। इसके अलावा मसलानामा और एक रचना है इनकी कहरनामा। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, चारुचंद लेख और तितली। इनमें से तितली, ध्रुवस्वामिनी, कानन कुसुम, इनके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। लेकिन चारुचंद लेख के लेखक जो है हजारी प्रसाद है। तो ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कृतियों में चारुचंद लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा काफी इम्पोर्टेंट रचना है ये इनकी, 1946 में प्रकाशित हुई। पुनर्वा 1973 में। अनाम दास का पोथा 1976 में प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं। कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, तितली के अलावा जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं हम देख लेते हैं। चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का मैथव, झरना, आंसू। इसके अलावा लहर, कमायनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नागियक, स्कंदगुप्त, एक गुट, इनका एकांकी नाटक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार कौन है?
सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक जो रचना है, काव्य कीर्ति है, इसके लेखक तुलसीदास है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण गीतावली काव्य कीर्ति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है। इनकी अन्य काव्य कीर्तियां देख लेते हैं। रामलला नछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। इसके अलावा वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि जो है, इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है शुक्ल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा वीर रस का स्थायी भाव होता है, अद्भुत रस का, रौद्र रस का या फिर विभत्स रस का। तो जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जिसका अर्थ होता है, एक तरह से हम घृणा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाववादी भावों के द्वारा जब परिपक्व अवस्था होता है, वह विभत्स रस कहलाता है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विवाहवादी के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है, तब वही वीरस कहलाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है तथा अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के हिंदी अध्यापक थे? ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक के रूप में कार्य किया था सैदल मिश्र ने। सैदल मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहे हैं और 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिल क्राइस्ट को नियुक्त किया गया। भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में पूछ लिया जाए तो जॉन गिल क्राइस्ट जी का नाम आएगा। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों, एक तो लल्लूलाल, दूसरा सदल मिश्र की नियुक्ति की। लल्लूलाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नासिकेतोपख्यान नामक जो है ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा सदा सुखलाल की सदा सुख सागर नामक रचना रही। ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी नामक रचना की। तो इनकी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए इन चारों विद्वानों की रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। लल्लूलाल के प्रेम सागर, सदल मिश्र के नासिकेतोपख्यान, सदा सुखलाल की सुख सागर, ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है 1891, 1882, 1881 या फिर 1877। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। लाला श्रीनिवास दास जी का है। और शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, तो ये भी ध्यान रखना है। और 1882 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। इसके अलावा और अन्य तथ्य जब हम देखें तो परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल 1882 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? चंद्रगुप्त नाटक में, स्कंदगुप्त में, राज्यश्री में या ध्रुवस्वामिनी में? तो ध्यान रखना है, नारी मुक्ति की समस्या किस उपन्यास में, किस नाटक में मिलती है? ध्रुवस्वामिनी आंसर होगा। और जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी नाटक में मुख्यतः नारी समस्या को उठाया है। इस नाटक में प्रसाद ने तलाक, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े ही कौशल से इन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रसाद द्वारा रचित नाटक हमने पहले भी देख लिए, एक बार फिर आप रिवाइज कर सकते हो। विशाख शत्रु कामना, जन्मेजय का नागयक, स्कंदगुप्त 1928 प्रकाशन वर्ष है इनका। कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई इनके प्रकाशन वर्ष एग्जाम में। एक घूट, चंद्रगुप्त आदि जो है इनके प्रमुख नाटक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। सुमेलित करना है एक तरफ जो है पर कहानी, सक्रिय कहानी है, कहानी इनके ये बताया गया है कि
कहानियां ये दी गई है, विदा मतलब ये है एक तरफ से आंदोलन कह सकते हैं कहानी, और दूसरी तरफ जो है इनके प्रवर्तक बताए गए हैं। कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं, कमलेश्वर भाई कौन रहे हैं, तो ये हमें कोर्ट में देखना है। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन रहे हैं, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन रहे हैं, और सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है, तो ध्यान रखना है कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद हैं। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर जी है, और सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप महीप सिंह है, डॉक्टर महीप सिंह। इस प्रकार हमें इनको ध्यान रखना है। आंसर है इस प्रश्न का हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और ए का 2। तो देखते हैं, इनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये जब आप बार बार तथ्यों की रिवीजन करोगे तो ये याद रहेंगे। कहानी जो है गंगा प्रसाद विमल इसके प्रवर्तक है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स के, समांतर कहानी कमलेश्वर जी, सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। एक तरफ रचनाएं दी गई है, ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो ये पाश्चात्य विद्वानों के ग्रंथ है, यहाँ पर दूसरी तरफ पाश्चात्य विद्वान है। तो देखते हैं पेरी ई क्रुसुस के रचनाकार कौन रहे हैं। तो पहली जो ये रचना है, इस रचना के रचनाकार लॉन्गजाइन्स है। पोइटिक्स के रचनाकार अरस्तु है। एथलेटिक्स के क्रोचे हैं। इयोन आपको पता ही है, प्लेटो जी की रचना है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो एक बार इनको फिर से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर पेरी इपुसुस लॉन्गजाइन्स का ग्रंथ है। पोइटिक्स अरस्तु का ग्रंथ है। एस्थेटिक्स क्रोचे का ग्रंथ है। इयोन जो है काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता रहा है, प्लेटो का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता, जो ये पंक्ति यहाँ पर दी गई है, प्रेम निकेतन श्री बनहई आई गोवर्धन धाम लहो सरंचित चाहे के जुगुल स्वरूप ललाम। तो इन पंक्तियों के रचयिता जो है रसखान जी हैं। हिंदी के मुसलमान कवि हुए हैं रसखान जी, जो हैं 200 वैष्णव की वार्ता में इनका उल्लेख है। रसखान जी ने जो है गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा भी ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियां उपलब्ध है, एक है प्रेम वाटिका, दूसरी है दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान, जिसमें 181 सवैये, 17 कवि, 12 दोहे और 4 श्लोक के आदि संकलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। देख लेते हैं भाई, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान कौन रहे हैं। तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके अलावा देखते हैं, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान कौन रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी है, रामविलास शर्मा जी है इस प्रश्न का आंसर। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंदानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। तो ध्यान रखना है, आधे अधूरे से है सिंदानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आधे अधूरे नाटक किसका है। मोहन राकेश जी का है। इसके अलावा इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। तो ध्यान रखना है, 344(1) के अंतर्गत जो है 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वे बीजे खेर माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि है। तो ध्यान रखना है, नाभादास इनमें एक राम भक्ति कवि है। श्री भट्ट, ध्रुवदास, कृष्णदास सभी के सभी कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक अंक की
में संकलन त्रय का आशय क्या है? तो ध्यान रखना है समय स्थान कार्य की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अयोग वाक्य की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। ये हमारा भाई 4-5 क्वेश्चन हमारे व्याकरण से संबंधित भी है यहाँ पर। तो अयोग वाक्य की संख्या 2 रही है। एक तो अंग होते हैं, एक जो है अ है। तो इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, तो ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 2 हमारे अयोग होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी वर्णमाला में र वर्ण क्या कहलाता है? तो र वर्ण जो हमारा जो है एक अंतस्थ वर्ण है। यह, र, ल और व। उत्सिप्त हमारे ड और ड होते हैं। उष्म आपको पता ही है, श है होते हैं। पार्श्विक भी आपको पता है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 2 शब्दों के परस्पर मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? तो 2 शब्दों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है वे हमारे जो है समास कहलाते हैं। 2 शब्दों से मेल से बना तीसरा शब्द हमारा क्या कहलाएगा? समास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हमारे क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को, प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी, प्लीज वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरह हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित विद सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस सेट को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। निरंतरता के साथ अगर आप प्रयास करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।